तरह से कंपटीशन है, जिस तरह का स्पीड मांग रहा है ग्रुप प्रोग्रेस ऑफ वर्क के लिए, तो जो आपके जो यंग ब्लड आए हैं ना, ये अपने आप में जेम है, उनसे हम भी आशा कर रहे हैं। दूसरा एक और है, जब कुछ नहीं हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, मैं सबको बता दूं, ऐसे केस में आपकी जो अंतरात्मा की आवाज है उसको सुनो, और जो बोलता है वो कर डालो। ये ध्यान नहीं देना है कि क्या किया। तो मैं कहीं पढ़ा था कि जब झूठ सच में फर्क न हो, जब झूठ सच में फर्क न हो, जब गलत सही में घिर जाओ, तुम नजर में अपनी गिर जाओ, इस बात पे थोड़ी देर तक तुम आंखें अपनी बंद करना और अंतर मन की सुन लेना। मुमकिन है हम तुम झूठ कहें, पर अंतर मन सच बोलेगा, बॉस हमेशा अपने अंतरात्मा की आवाज सुनिए, क्योंकि अंतरात्मा कभी गलत नहीं बोलता है, अंतर्मन सच बोलता है। एंड गो अहेड, डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मती बनना पड़ेगा, लीडर बनना पड़ेगा, अपने आप को न्यौछावर करना पड़ेगा। ये जमाना आ गया है, तो जो इथिकल डिसीजन की बात नहीं है, करना है, किसी हालत में करना है, और अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे, अपने आप को न्यौछावर करेंगे। एक और मैं पिछले 2-3 सप्ताह से शुरू कर दिया, कंपनी को हम अपनी माँ माने। कोई भी आदमी यदि देखिएगा ना, अपने माँ के साथ कोई अन्याय नहीं करता है, कोई ऐसा काम नहीं करता है कि माँ को हाथ। माँ जितना प्रेम करती है, वैसे माँ से जितना आप प्रेम करता है, उतने अपने कंपनी से, अपने वर्क से, अपने उसको मानिए। फिर देखिए अपने आप अनएथिकल हो नहीं सकता है। ये भी मैं नया थॉट लेकर के चल रहा हूँ अपने कोल इंडियन का, अपने इवन देश के लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे भारत हमारी माँ है, देश हमारी माँ है, वंदे मातरम हम लोग बोलना शुरू किया। वंदे मातरम क्या, मातृभूमि का नमन। उसी तरह से कंपनी हमारी माँ है, इस धारणा से हम काम करें, देखिएगा वी विल बी ऑन द टॉप। तो सर, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में जब बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा स्पेसिफिक होके अगर ये बोला जाए कि सतर्कता विभाग में जो अधिकारी काम कर रहे हैं, उनका कौशल विकास के लिए किस एग्जैक्ट विषय के ऊपर ध्यान देना चाहिए? देखिए, यदि चोर कोई चोरी करके भाग रहा है ना, तो पुलिस को उससे तेज भागना पड़ेगा, तभी पकड़ पाएगा, अदरवाइज नहीं पकड़ पाएगा। तो ये मैं अपने विजिलेंस ऑफिसर को सबको बोलता हूं कि किसी भी केस को, किसी भी फाइल को देखना है, तो उसके बारे में आपको 110% नॉलेज होना चाहिए, डिटेल नॉलेज होना चाहिए, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। देखिएगा कि हर गलती मालाफाइड नहीं होता है सर। हर केस आपका देखिए गलत हो गया, ठीक है, लेकिन वो विजिलेंस एंगल नहीं है, उसका गलतियां तो होती हैं, लेकिन हर केस आपका विजिलेंस एंगल नहीं होता। वो एनालिसिस करना, डेप्थ में जाना, प्लस बिना किसी बायसनेस के उसको चेक करना। फिर से मतलब कि पहले से सोच के मतलब कि एक नहीं है तो गलती करेगा ही, न्यूट्रल होकर के उस फाइल को देखिए, खुशी मन से देखिए। मतलब फॉल्ट फाइंडिंग हमारा पर्पस नहीं है, हमारा पर्पस है कि यदि कुछ गलत हुआ है तो उसको देखें और उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए लाए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विजिलेंस में जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो और भी हो गया कि यदि हम किसी के ऊपर उंगली, देखिए आप उंगली उठाते हैं ना, तो बाकी 4 फिंगर तो मेरे तरफ है, तो हमको और परफेक्ट होना पड़ेगा, हमको और आइडियल होना पड़ेगा। ऑनेस्टी, मेरी ऑनेस्टी से नहीं काम चलेगा, मेरी ऑनेस्टी दिखनी चाहिए। तो हमको इस तरह से अपने आप को एग्जाम्पल देकर के दिखाना पड़ेगा। विजिलेंस वालों के साथ ये अलग तरह का ये भी चैलेंजेज है, लेकिन मैं धन्यवाद बोलूँगा मिनिस्ट्री ऑफ कोल का, सीबीसी का, कि और कोल इंडिया के जो पूरा मैनेजमेंट है, कि सारे विजिलेंस वालों को हम बीच बीच में हर 2 महीने 1 महीने बाद एक बैठ करके हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, कहाँ कैसे अपना ओवरऑल डेवलपमेंट हो, कहाँ क्या कमी है। हम लोग आपस में जब मिल करके विजिलेंस के लिए खाली ट्रेनिंग देना, ये कोल इंडिया नहीं करता और कोई नहीं करता है। ऑनरेबल सीबीसी को मैंने जब बताया था, तो उन्होंने बताया कि जब विजिलेंस वालों को आप ट्रेनिंग कराना ना, तो चूंकि आपके सारे सब्सिडी के सब आ जाएंगे, तो आप हमारे तो 100 के आसपास हमारे ऑफिसर हो जाते हैं। तो जहाँ ट्रेनिंग कराना, उसका आजू बाजू में जो विजिलेंस ऑफिसर हैं, उनके भी जो सीबीओ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सीबीओ को बुला करके उनको ट्रेनिंग कराना।
तो जितनी बार हम ट्रेनिंग करते हैं, चाहे IASM में करें, चाहे इवन सब्सिडी में करते हैं, चाहे कोलकाता में करते हैं, तो आजू बाजू वाले जितना ऑर्गेनाइजेशन है, किसी का 2 किसी का 1 होता है, तो सबको मैं बुलाता हूँ कब आप लोग भी आ जाओ, CBOs को बुला देता आ जाइए, और वो ट्रेनिंग करते हैं, 2-2 दिन 3 दिन का ट्रेनिंग करते हैं। और जो बेस्ट पॉसिबल स्पीकर हो सकता है, जो बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटी हो सकता है, वो मटेरियल हम देते हैं। बिजनेस के लिए इवन हम, आपको आश्चर्य होगा कि साइबर सिक्योरिटी के लिए हम लोग ने अपनी ट्रेनिंग कराया, कैसे हम लोग आगे बढ़ कर के उसका फॉरेंसिक के लिए जाएं, उसके लिए हम लोग गांधीनगर भेजे अपने बिजनेस ऑफिसर को। और मतलब क्या क्या IT के लिए क्या हो सकता है, तो हमारे जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल गया, प्लस वहाँ पर 2 कॉलेज है जहाँ पर हम लोग स्पेशल कोर्स फॉर IT रिलेटेड जो बिजनेस एक्टिविटी के लिए हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। वैसे ही हम लोग सब्सिडी में भी CBC से बुला करके आदमी को, चाहे जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, इवन मोरल वैल्यूज के लिए बेलूर मठ के स्वामी जी को हम लोग बुला करके करते हैं। ऑनरेबल CBC को हम लोग एक बार बुलाए अपने यहाँ, क्या करके हमको कुछ गाइड करें। CBC के ऑफिसर्स को बुलाते हैं, वो भी हमको आगे पढ़ाते हैं। तो विजिलेंस ऑफिसर्स को इतना केयर करना, और विजिलेंस ऑफिसर्स को इस तरह से ट्रेन करना, और विजिलेंस ऑफिसर से इस तरह से काम कराना, प्रोएक्टिव वे में काम करे, ये कोल इंडिया और कोल इंडिया का मैनेजमेंट ही कर सकता है, और बाकी कहीं नहीं कर सकता है। एंड वी आर डूइंग दिस। सर, आप क्रॉस सेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, तो सर कोयला सेक्टर का कुछ चुनौतियां, विशेष चुनौतियां होता है, उसको सर बिजनेस के एंगल से आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा जो कोल इंडिया जो कंपनी है ना, वर्ल्ड की नंबर 1 कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। लगातार 2 साल से प्रॉफिटेबिलिटी मैटर में हम लोग टॉप 10 कंपनी आए इंडिया में। माइनिंग सेक्टर में रहते हुए भी हम लोग ऐसा काम किए कि लोग आश्चर्य लग रहा कि इस तरह से चेंजेस कैसे आ रहे हैं। माइनिंग में हम लोग रह अपना एटीट्यूड चेंज किए। मतलब पहले लोगों के दिमाग में रहता था कि माइनिंग मतलब कि गंदगी और लॉ एंड ऑर्डर इशू और रिमोट प्लेस और वैसे ही कचरा और पॉल्यूशन इस तरह का। लेकिन अब हम लोग टेक्निकल क्लोजर कर रहे हैं, साफ सफाई पर ध्यान दे रहे हैं। देखिएगा, हमारा माइनिंग सेक्टर में लड़कियां, बेटियां माइन के अंदर जाकर काम कर रही है। वी हैव चेंज आवर एटीट्यूड। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है, सत्य ये है कि इतना ह्यूज प्रोडक्शन में अराउंड हम 800 मिलियन मेट्रिक टन का हमारा प्रोडक्शन हो रहा है सर, पूरा फैला हुआ है 8 स्टेट में। हमारा लोकेशन ऐसा है माइनिंग का जो रिमोट प्लेस पे होता है, एक्टिविटी भी अलग है, गांव वालों के साथ में प्लस बाकी सब है। ऐसे सिचुएशन में इस तरह का यूनिक चैलेंजेस प्लस अंडरग्राउंड माइन में हम जाकर काम कर रहे हैं। कहीं आग लगा हुआ है, आप BCCL में देखिएगा कि आग से खेल करके हमारे BCCL वाले कोल का प्रोडक्शन कर रहे हैं। आप एना माइन नवीसा में देखिएगा, वहाँ सिचुएशन हमारा है। और आपका माइन के अंदर जब जाइएगा, वहाँ देखिएगा आपको ऑक्सीजन की दिक्कत होती है। मतलब ऐसे हम अपने जान को जोखिम पर लगा करके हम कोल का प्रोडक्शन कर रहे हैं। और वहां पर यदि किसी तरह का एनोमली हो, कोई हमारा माल इंटेंशन के साथ में हमारे नजर रखे, चाहे वो गलत काम करे, तो फिर हम तो उसको छोड़ेगा नहीं। तो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सोशल प्रॉब्लम हो गया, चाहे ज्योग्राफिकल इश्यूज हो गया, इस तरह का जो चैलेंजेज है वो बिल्कुल बाकी कंपनी में नहीं होता है, जो कि हमारे यहाँ लगता है। लेकिन मैं मानूंगा कि यहाँ के लोग जिस तरह से डिवोटेड होकर के जैसी हमारा दिक्कतें हैं उस तरह का उन्होंने मैकेनाइजेशन का यूज किया, या उस तरह का टेक्नोलॉजी का यूज किया, या उस तरह के ट्रेंड लोगों को उन्होंने किया। आपको बता दें, वर्ल्ड में जो बेस्ट मशीनरी कहीं है माइनिंग का, यदि कहीं और है तो कोल इंडिया में भी है। जो हैवी मशीनरी का हो, चाहे ट्रांसपोर्ट करने के लिए हो, चाहे जो भी, वो हमारे यहाँ है। आज के डेट में कोल इंडिया फुली मैकेनाइज हो गया। ये चैलेंजेस हम लोगों ने किया। पॉल्यूशन देखिए, माइन टेक्निकल क्लोजर कर रहे हैं, फॉरेस्टेशन में हम लोग जा रहे हैं, CSR में उस इलाके के लिए जो भी इशू जा रहा है उसे हम लोग खुल करके काम कर रहे हैं। विजिलेंस वाले भी इस तरह से काम कर रहा है। लोग के अंदर देखिएगा कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो ऑफिसर है, हमारे एम्प्लॉइज है, वो पूरा पॉजिटिव में काम कर रहे हैं। तो हमारे पास जो भी इस तरह का प्रॉब्लम है, वो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग,
और कैसे हमारा इस चेंजेज हो, परिवर्तन करने का लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और सबका सहयोग, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस सब मिलकर के हम लोगों ने ये जो भी चैलेंजेज है उसको हम लोगों ने ठीक किया। अब विजिलेंस वालों का पूरा सहयोग मिल रहा है और वी आर डूइंग ग्रेट। तो सर कोल प्रोडक्शन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या डिस्पैच हो, इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए तकनीक का भूमिका कितना महत्वपूर्ण है सर? आपको 2022 में एक बार ऑनरेबल पीएम बोले थे कि बाय द यूज ऑफ आईटी वी विल कर्ब द करप्शन। तो आईटी का यूज करके देखिएगा ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि करप्शन खत्म होगा। यही कारण है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट अपना सरप्राइज इंस्पेक्शन का पूरा पार्ट आईटी को कैसे हम यूज करें, आईटी किस तरह से यूज हो रहा है, कहाँ पर क्या कमी है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा ना कि हमको सीसीटीवी मेरे सामने लगे, कोई नहीं चाहता कि हम अंडर सर्विलेंस रहें, कोई नहीं चाहता कि हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि तुम फाइल कहाँ पर रखा। लेकिन आईटी इस तरह से है कि आपको पता नहीं चलेगा और हमको पता चल जाता है। कल परसों में कहीं गया था तो पता लगा सीसीटीवी से कोई गाड़ी से ले जा रहा था ट्रक, तो लेकर तो चला गया, लेकिन वो सीसीटीवी का फुटेज देखा और फिर हमारा क्यूआरटी टीम जाकर के वापस लेकर आ गया। मतलब हम इस तरह का टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो हमने बताया उनको कि जिसको तुम छुपा के ले जाते हो उसको हम उठा के लाते हैं, जिसको आप छुपा के ले जाते हैं उसको मैं उठा के लाता हूँ। तो इस तरह का टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज कर रहे हैं। देखिएगा आईटी का यूज करके हम लोग करेंगे, प्लस मानव निर्माण का हम लोग बता रहे हैं। आजकल डेट में कोल इंडिया वाले को जो तनख्वाह मिलता है ना, इवन जो हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव को जो तनख्वाह मिलता है बहुत हैवी, अच्छा तनख्वाह देता है, उनकी जो फैसिलिटी देता है, और हमारे कोल इंडियंस के अंदर जो काम करने का और कंपनी के ऊपर दबाव उठाने का, जो मैंने बताया कि अपनी कंपनी को माप समझे, इस तरह का जो आया है, ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है कि करप्शन वाले माहौल को हम खत्म कर रहे हैं। जब आपको सैलरी अच्छा मिल रहा है, कोई फैसिलिटी अच्छा मिल रहा है, काम करने का आपका सब कुछ है, जब सब कुछ मिल रहा है तो फिर वो कुछ ही लोग होते हैं जो कि लालच वाले होते हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ वो हमारा हर इच्छाएं पूरी हो जा रही है, इतना पैसा हमको मिल रहा है। बोनस पता है कोल इंडिया वालों को ना, मैं रेलवे ऑफिसर हूँ, रेलवे में बोनस मिला था पिछले साल 17,892 रुपया, 17,892 रुपीज, और कोल इंडिया में बोनस मिला था 1,03,000 रुपया, 17,892 और 1,03,000। देखिए क्या अंतर है। मतलब हो गया कि जब इस तरह का हर तरह का आ रहा है तो फिर देखिएगा लोगों का ना करप्शन वाला वो लालच, एक्सेप्शन 1-2% छोड़ दीजिए, वो नहीं आता है। तो एक ये भी कारण है कि हम अपने लोगों को ऐसा फैसिलिटी दें क्योंकि दिमाग में इस तरह है, वर्क कल्चर को ठीक रखें। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है विजिलेंस डिपार्टमेंट में जो काम है, जो पॉजिटिव वाला काम है, यदि कोई सिस्टम को खराब कर रहा है, कोई मालाफाइड इंटेंशन लग रहा है, उसको पकड़ के हमको पूरे सिस्टम से बाहर करना है। तो हम लोग जीरो टॉलरेंस टू करप्शन पे काम कर रहे हैं, और हर साल हमको बहुत लोगों को सर्विस से रिमूव भी करना पड़ता है, बहुत लोगों को पनिशमेंट लेना पड़ता है, बहुत लोगों को हम ऐसे जगह उठा करके फेंकते हैं नॉन सेंसिटिव पोस्ट पर, क्योंकि कुछ ऐसा आदमी है वो उसको नहीं हटाएंगे तो फिर वो सिस्टम को खराब करेगा। तो डिसिप्लिन और करप्शन का भावना को करने के लिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोगों ने किया है कि कैसे हमारा कंट्रीब्यूशन को कम करें। दूसरा बहुत सारा ना टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम लोग ऑटोमेशन, जैसे डीजल वो ऑटोमेशन कर दिए, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाए, बहुत सारा इंटीग्रेट करते रहे हैं। प्रोडक्शन यदि हो रहा है तो सीसीटीवी का डाटा सीसीटीवी को साहब के साथ कनेक्ट कर दिए, उसी से हम लोग ले जा रहे हैं। तो जब सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा तो देखिएगा उसमें मैनिपुलेशन का चांसेस कम हो जाता है, ट्रांसपेरेंट होता जाएगा सब कुछ। तो ये मतलब इस डायरेक्शन में मतलब हमको हमारे साथ साथ पूरा मैनेजमेंट भी साथ में दे रहा है, और हम लोग ट्रांसपेरेंसी काफ़ी अच्छा से इम्प्रूव कर रहे हैं और उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। यदि हम टॉप 10 कंपनी में आ रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी में, चाहे जो हमारा टारगेट है हम लोग पूरा कर ले रहे हैं, मतलब वी आर डूइंग ग्रेट। सर भविष्य के बारे में अगर बात करें तो माइनिंग वैल्यू चेन को किन क्षेत्र पर सतर्कता को अधिक ध्यान देने का आवश्यकता है? विजिलेंस वालों को देखिए, अभी जो सिचुएशन चल रहा है ना, खास करके लास्ट ईयर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ सर, और जिस तरह से साइबर अटैक हमारे पड़ोसी देश की तरफ से हुआ,
ये हमको अलग तरह का अलर्टनेस दे दिया है ना। साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए आज की डेट में प्रायोरिटी 1 है, फोकस एरिया है। हर चीज़ हमारा यदि आईटी है, डिजिटाइजेशन में है, सब कुछ यदि क्लाउड में ही है, चाहे सब कुछ हमारा कंप्यूटर में, मशीन में ही है, तो मुझको तैयार होना पड़ेगा कि अपने हम डेटा को सेफ रखें और उसको यूज में रखें। अदरवाइज हम बहुत ही ज़्यादा, तो सबसे बड़ा जो हमको फोकस एरिया हमारा है वो ये लग रहा है नंबर 1। दूसरा है क्या क्या आपने जो बताया कि क्या क्या कमजोरी इलाका है, सेंसिटिव एरिया कौन कौन है, अभी भी है कि कहाँ कहाँ है जो हमारे यहाँ के लोग गेम खेल रहे हैं, क्या वनरेबल लोकेशन है। सर ऑब्वियस है कि थेफ्ट और इलीगल माइनिंग वो तो इशू है ही, उसमें लोकल इशू भी काफ़ी जुड़ा हुआ है दोनों तरफ से। चाहे हमारा कोल इंडिया की कंपनी है जो माइनिंग कंपनी है, कोयला से रिलेटेड जो वो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है जो लॉ एंड ऑर्डर इशू देखती है, ये लोग भी अपना काम कर रहे हैं। उस डायरेक्शन में भी हम लोग ट्रांसपेरेंसी और ड्रोन का जिस तरह से यूज कर रहा है हमारा कोल इंडिया, वहाँ से भी पता चल रहा है। अनऑथराइज एंट्री की हम लोग ने पूरा ड्रोन से सर्वे करके, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके हम लोगों ने काफ़ी बंद कराया। जो डे बाई डे हम लोग जो वीकनेस देख रहे हैं, कहाँ से कौन भाग रहा है लेकर के कौन क्या कर रहा है, तो जो गवर्नमेंट भी उस तरह डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो इस तरह से हम अपना कुल वैल्यू में इसमें हम लोग फोकस एरिया में इसको चेंज कर रहे हैं। और मैं आपको जो बताया ही, मानव का निर्माण, पहले लोग बहुत जगह जाता है ना, बोलता है कि मैं जाके वहाँ पर ऐसे कमाऊंगा ऐसे कमाऊंगा। आजकल के जो लड़के हैं ना, जो जेनजी बोलते हैं हम, सर इनका अभी मेंटलिटी चेंज हो गया है। उनको कैसे हमारा हैप्पी लाइफ रहेगा, हैप्पी वर्किंग रहेगा, इस डायरेक्शन जा सकते हैं। कोल इंडिया में जो आता है बड़ा प्राउड फील करता है। आप चेयरमैन साहब को देखिएगा, स्पीच में बोलते हैं कि 56 इंच का सीना करके बोलो कि आई एम वर्किंग इन कोल इंडिया। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपना वैल्यू सिस्टम, अपना वैल्यू बढ़ाए, अपने कोल इंडियन का वैल्यू बढ़ाए, कोल इंडियन का आत्मविश्वास बढ़ाए। जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो फिर बाकी आपको फोकस एरिया में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। तो सर फ्यूचर का ही जब बात हो रहा है, आने वाले 5